का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के खत्म होने से पहले दो और राज्य यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर महीने में दोनों राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही राज्य में चुनाव का ऐलान हो सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज्य में कभी भी चुनावी बिगुल बच सकता है। झारखंड विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। राज्य में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस बार झारखंड में 2.59 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आचार संहिता लगते ही चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आचार संहिता भले ही लागू नहीं हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां अभी से ही अपना दमखम लगा रही हैं। मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हर रोज कहीं न कहीं बड़ी रैलियां हो रही हैं। 81 सीटों में जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इसी सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे। इन दोनों सीट से जीते विधायक मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां झारखंड के 81 विधानसभा सीट में जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी दोनों सीट हॉट सीट बनता दिख रहा है, जहां इस दोनों सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने राजनीतिक मैदान में दमखम लगा रही है, क्योंकि ये दोनों सीट से जो भी विधायक की जीत होती है वो मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करता है। जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम, घाटशिला, बहरागोड़ा, जुगसलाई और पोटका शामिल हैं। इनमें जमशेदपुर पूर्वी सीट झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य की ये हॉट सीट थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे सरयू राय निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव हराया था। फिलहाल इस विधानसभा सीट से सरयू राय निर्दलीय विधायक है। हालांकि हाल में उन्होंने जेडीयू का दामन थामा है, जिसके बाद इस सीट पर लड़ाई और दिलचस्प होती दिख रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन तय है। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी सीट पर जेडीयू का दावा मजबूत है। बीजेपी नेताओं की ये कोशिश हो सकती है कि सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी की जगह जमशेदपुर पश्चिमी की सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया जाए। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से भी चुनाव जीत चुके हैं। इस तरह रघुवर दास और सरयू राय दोनों को संतुष्ट किया जा सकता है। अगर सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। जमशेदपुर पूर्वी से संभावित उम्मीदवार रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्णिमा दास, रघुवर दास की बहू, दिनेश कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष, अभय सिंह, बीजेपी नेता, शिवशंकर सिंह, बीजेपी नेता। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा बीजेपी के कब्जे में रहा है। रघुवर दास 1995 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने और 5 बार लगातार यहां से विधायक का चुनाव जीते। पिछले चुनाव में जिस प्रकार एक गलत परसेप्शन खड़ा करके पार्टी को हराया गया, यो कहिए झारखंड की जनता को हराया गया, उस परसेप्शन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और एक बेहतर परिस्थिति अनुसार आज पूरे झारखंड में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो एक गलत परसेप्शन खड़ा करके जो सरकार बनी थी, अब इसी सरकार के विरोध में जनता के बीच में एक परसेप्शन आ गया कि ये ठगों की सरकार है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस का इन दोनों सीट पर दावा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों सीटों के लिए अपने अपने उम्मीदवार के नाम आला कमान को
भेजे गए हैं। जमशेदपुर पूर्वी से संभावित उम्मीदवार आनंद बिहारी दुबे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व सांसद कांग्रेस, बबलू झा, कांग्रेस नेता। इन तीनों के साथ 18 अन्य लोगों के नाम भी आला कमान को भेजे गए हैं। जिस प्रक्रिया के तहत नीचे प्रखंड से लेकर के और स्वतंत्र एजेंसियों के मार्फत से सर्वे कराया जाता है, उन सारे चीजों के बाद जो है स्क्रूटनी होती है। स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है, हमारा स्क्रीनिंग कमेटी है। ये सारे लोग बैठ करके फिर तय करते हैं कि किसको टिकट दिया जाए। काम हो रहा है पूर्वी में भी कांग्रेस के माध्यम से। हमें लग रहा है कि 28 से 30 हजार लोगों को हम लोगों ने ये लाभ दिया है। लगातार नीचे जमीन पर संगठन को मजबूत किया गया और आज संगठन इस स्थिति में है कि हम कह सकते हैं कि दोनों सीटें हम लोग जीत। कांग्रेस जमशेदपुर की दोनों सीट से जीत का दावा कर रही है। जमशेदपुर पूर्वी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जिस विधायक ने निवर्तमान विधायक को चुनाव हराया था, उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? अगर वो चुनाव लड़ते हैं वहां से, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि उनके लिए 25,000 पार करना बहुत मुश्किल है इस चुनाव में, क्योंकि आम जनता खुद ही ये महसूस कर रही है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ गया जो व्यक्ति विकास छोड़ करके बाकी सारी बातों पर बात करता है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने रघुवर दास को हराकर निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए रास्ता खोल दिया है। फिलहाल सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उनका दावा है कि वो फिर से चुनाव जीतेंगे। सरयू राय का कहना है कि जो छात्र साल भर पढ़ाई करता है, उसे एग्जाम के समय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, जो विद्यार्थी सालों भर पढ़ता है उसको इम्तिहान आने पर कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो मैं तो लगातार यहाँ के लोगों के संपर्क में रहता हूँ। जितना मैंने कहा था उससे अधिक काम कराया है और भी कई काम बाकी हैं करने। मेरी तैयारी तो लगातार चल रही है। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी सीट पर अभी से दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। चुनाव आएगा तब भी काम करूंगा। हमें क्या अफवाह चल रही है ये मुझसे तो कोई नहीं बताता है। मुझे चुनाव लड़ना है, मैं इतना ही जानता हूँ। अब चुनाव किस तरह से लड़ना है, क्या करना है, ये पार्टियां गठबंधन करेंगी। तो पार्टियों के जो नेता हैं वो मिलकर सारी चीज़ों की घोषणा करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी जो सीटिंग सीट है वहाँ पहले जैसा अभी भी काम कर रहा हूँ, चुनाव के लिए काम कर रहा हूँ। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट सामान्य सीट है। शहरी क्षेत्र में ये विधानसभा आता है। 1967 में इस विधानसभा को बनाया गया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के पहले विधायक एमजे अखौरी थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस सीट से सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी की जीत हुई है। अब देखना यह है कि इस दोनों सीट से किस प्रत्याशी को जनता अपना ताज पहनाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और जमशेदपुर पश्चिम सीट पर भी लड़ाई कम नहीं है। इस सीट पर अब तक हुए 13 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5, कांग्रेस 4, सीपीआई 2 और जनता पार्टी जेएमएम ने एक बार चुनाव जीते हैं। जमशेदपुर पूर्वी की तरह जमशेदपुर पश्चिम सीट भी काफी अहम सीट है। 2019 के विधानसभा चुनाव में ये सीट भी काफी चर्चा में रही, क्योंकि जब तत्कालीन सरयू राय को यहां से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही बगावत कर दी। जहां से उस समय सीएम खड़े थे वे उन्हीं के खिलाफ मैदान में उतर गए। बीजेपी ने आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले विनोद सिंह को टिकट दिया, लेकिन वे कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता से चुनाव हार गए। एक नजर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा चुनाव के इतिहास पर अगर डालें तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में रस्साकशी रही है। 1967 से 2019 तक हुए 13 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 4, सीपीआई ने 2, जनता पार्टी और जेएमएम ने एक बार इस सीट पर जीत हासिल की है। साल 2005 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ
विपक्ष ने अलग अलग प्रत्याशी उतारे थे, जिसका लाभ बीजेपी उम्मीदवार सरयू राय को हुआ और वहां से ये जीत गए थे। उसके बाद के चुनाव में विपक्ष एकजुट रहा। 2009 में बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। हालांकि 2014 में बीजेपी उम्मीदवार सरयू राय ने ये सीट बन्ना गुप्ता से छीन ली थी। सरयू राय को अब भी उम्मीद है कि जमशेदपुर की दोनों सीट एनडीए के खाते में आएगी। मुझे पक्का भरोसा है कि एनडीए साथ मिलकर लड़ेगी, तो ये दोनों ही सीट पूर्वी और पश्चिमी एनडीए के खाते में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसके प्रति बिल्कुल आश्वस्त हूँ। कांग्रेस की तरफ से इस बार भी बन्ना गुप्ता की दावेदारी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी उम्मीदवारी आला कमान को पेश की है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों पर अगर नजर डालें तो बन्ना गुप्ता के अलावा धर्मेंद्र सोनकर, नट्टू झा के साथ 3 और लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है उसको ये स्वतंत्रता दी जाती है कि आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। तो जमशेदपुर पश्चिम में 5 लोगों ने दावेदारी की है, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के अलावा 4, और जमशेदपुर पूर्वी में 27 लोगों ने आवेदन किया, 27। बीजेपी भी जमशेदपुर पश्चिम के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछली बार नीरज सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर सके। लेकिन इस बार अगर एनडीए में आपसी सहमति बनी तो सरयू राय भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये तो भविष्य की बात है। बीजेपी उम्मीदवारों पर अगर गौर करें तो नीरज सिंह के अलावे रंजीत रंजन सिंह, अभय सिंह, विकास सिंह, नंद जी यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चुनौतीपूर्ण रूप से पूरे झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 लड़ने जा रही है। इसके लिए आप देख रहे हैं झारखंड में चुनाव प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता लगे हुए हैं। साथ ही साथ संथाल का क्षेत्र हो, कोल्हान का क्षेत्र हो या कोयलांचल का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में अपनी अपनी स्थानीय रणनीति के हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी और पश्चिम हमारा परंपरागत सीट है। कभी कभी हम पश्चिम, क्योंकि यहाँ चुनावी समीकरण इस प्रकार का है, जनसंख्या का समीकरण इस प्रकार का है कि हल्के वोट से हम कभी कभी हार जाते हैं, लेकिन ये भी हमारी परंपरागत सीट है और दोनों सीट हमारा आइडियोलॉजिकल सीट है, हमारी विचारधारा से जुड़ी हुई दोनों सीट। बीजेपी का कहना है कि भले ही 2019 में बीजेपी ने दोनों सीट गंवा दी हूं, लेकिन इस बार जनता का मूड बदला है। जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। जमशेदपुर पश्चिम से अन्नी अमृता ने पत्रकारिता छोड़ राजनीतिक जीवन में कदम रखा। अन्नी अमृता ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि अभी वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया है। अन्नी अमृता के इस ऐलान से जमशेदपुर पश्चिम की राजनीति न सिर्फ दिलचस्प बन गई, बल्कि एक अरसे से कुछ नामों के इर्द गिर्द घूमते राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। कई और दिग्गज नेता भी हैं जो जमशेदपुर की दोनों सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आने वाले चुनाव में लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट अब हॉट सीट के साथ साथ अब जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट भी हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की राजनीति में एंट्री होती है तो वो जमशेदपुर पूर्वी से ही उनकी एंट्री का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जेडीयू का दामन थामे हुए वहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अगर विधायक सरयू राय की बात करें तो वो आखिर कहां जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब विधायक सरयू राय का मान मनोबल भी करेगी, जिससे उन्हें अपनी पूर्व की जो जीती वाली सीट है जमशेदपुर पश्चिमी लाने की बात की जाएगी। जमशेदपुर का ये इलाका इस्पात उद्योग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस्पात उद्योग की नींव रखने वाले और देश के प्रमुख उद्यमी रहे जमशेद जी टाटा ने इस इलाके को बसाया था। जमशेदपुर जिले का हिस्सा ये पूरा इलाका टाटा नगर के नाम से देश भर में मशहूर है। टाटा घराने के संस्थापक जमशेद जी टाटा और JRD टाटा ने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इस इलाके में बिताया। इस इलाके में रेलवे का सबसे पहला रेलवे स्टेशन काली माटी बनाया गया, जिसके बाद टाटा नगर रेलवे स्टेशन। पर्यटन के लिए भी ये इलाका बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ का जुबली पार्क, जयंती सरोवर, डिमना झील, हुडको झील काफी मशहूर है। अगर सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से जेडीयू और भाजपा के गठबंधन के सीट से वो चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के सीट से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। मगर अगर सरयू राय पश्चिमी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आखिर बीजेपी का चेहरा कौन होगा वो आने वाला समय ही बताएगा।
न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर हो गई। वहीं टीएमसी इस पिटाई को लोकल मैटर बताकर खुद का पल्ला झाड़ रही है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर बंगाल पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। क्या बंगाल में परीक्षा देना मना है? क्या बंगाल में बाहरी राज्यों के लोगों का जाना अपराध है? ज्यादा बात बोलता है। आखिर बंगाल में कौन सा तंत्र चल रहा है? बिहार के छात्रों के साथ सिलीगुड़ी में हुई इस मारपीट के वीडियो ने ऐसे न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट निकाल। जिनसे सवाल किए जा रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं है। अरे भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ। जिन्हें पीटा जा रहा है वो किसी गुनाह में शामिल नहीं है। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये बिहार से पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने पहुंचे थे। लेकिन राज्य के इन कथित हिमायतियों ने हैवानियत की जो तस्वीर पेश की उसे देखकर पश्चिम बंगाल जाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। यही वजह है कि बंगाल सरकार में ऐसी अराजकता, ऐसे अत्याचार को लेकर सवाल हो रहे हैं। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये परीक्षार्थी कमरे में सो रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और बांग्ला में सवाल करने लगते हैं। तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। एक छात्र जैसे ही ये बताता है कि वो बिहार से है, ये सुनते ही आरोपी भड़क जाता है। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देना आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल। और फिर शुरू होता है बंगाल में दहशत का नया अध्याय। ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ। ये वीडियो अब इतना वायरल हो चुका है कि बंगाल के सत्ता तंत्र पर बिहार का सियासी धड़ा आक्रामक हो उठा है। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्वक मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहां के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है? क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हद से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है और बंगाल की कानून व्यवस्था को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है।
बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। बिहार के छात्रों के साथ हुई इस बर्बरता पर बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। पत्र में बिहार के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पश्चिम बंगाल पुलिस से आग्रह किया गया है। ये चिट्ठी बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लिखी है। मामला बढ़ता देख सिलीगुड़ी पुलिस भी एक्शन में आ गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने खुद को आईबी का अधिकारी बताया था और इन्होंने ही बिहार के छात्रों के साथ मारपीट भी की थी। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि ये लोग फर्जी आईबी अफसर बनकर छात्रों के सामने गए थे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले ही सवालों के घेरे में रही है। यही वजह है कि बिहार के छात्रों के साथ हुई मारपीट का मामला राज्य सरकार के लिए नई मुसीबत के जैसा है, क्योंकि मामला सीधे सीधे एक राज्य की अस्मिता और उसके सम्मान से जुड़ा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।